हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपना क्लास 11th का मैथमेटिक्स का सीरीज चला रहे हैं और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी हमने पिछले लेक्चर में जो लेक्चर 2 था उसमें हमने पढ़ा कि कैसे किसी भी एंगल के लिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाला जाता है ना। किसी भी एंगल के लिए वैल्यूज कितनी होती है वो हमने निकालना सीखा। उसके लिए हमने पढ़ा था क्वाड्रेंट रूल, है ना। क्वाड्रेंट रूल ऑफ कोर्स पढ़ा था हमने, जिसमें से कि हमने एक सर्कल बनाया था 360 डिग्री का। ऑफ सर्कल मतलब 360 डिग्री होता है। उसमें हमने देखा था कि 4 पार्ट्स में हमने इक्वली डिवाइड किया और उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को डिवाइड किया था ना हमने। उसके हिसाब से देखा कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। तो चलिए बिना, और आज का सेशन का मेन टारगेट ये है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है अपने पास, जो कि साइन कॉस टेन कॉस एक सेक कॉट है, उसके लिए ग्राफ, मतलब ग्राफ पे वो चीज़ें कैसे दिखती है आज हम लोग वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं टॉपिक लिख देता हूँ आज का, ऑफ कोर्स, जो कि है क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये है लेक्चर 3। और आज का हमारा टारगेट है ग्राफ्स, ग्राफ के बारे में पढ़ना। ठीक है, लेकिन ग्राफ से भी पहले एक चीज निकल के आती है, डोमेन एंड रेंज। ठीक है ना, तो आज का इसका सॉफ्ट टॉपिक मान लीजिए डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, डोमेन एंड रेंज ऑफ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना। और लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में लिख देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी हमें। जैसे कि मानिए यहाँ पे हम एक सर्कल बना रहे हैं, है ना। ये हुआ अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 0 था, ये आपका ऑफ कोर्स π/2 है ना, जो कि 90 डिग्री था आपका। ये आपका पाई जो कि 180 डिग्री था, है ना। ये आपका 27 मतलब 3π/2 जो कि 270 डिग्री था। और लास्ट में ये कितना 2π ना, 2π जो कि लास्ट में मतलब 2π है जो कि 360 डिग्री भी है ना। और ये जो चीज़ है यहाँ पे ऑल सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बस उसी चीज़ को थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। आपके थर्ड वाले में टैन और कॉट होता है ना। और फोर्थ वाले में होता है आपका कॉस और सेक। ऐड शुगर टू कॉफ़ी है कि नहीं, ऐड शुगर टू, जो शॉर्टकट मैंने बताया था। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आज का मेन टारगेट है हमारा ग्राफ सीखना कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ग्राफ के पहले मैंने क्या बोला कि हमें सीखना है डोमेन एंड रेंज ऑफ यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये एक्चुअली पार्ट है फंक्शन चैप्टर का, है ना। अपने क्लास 11th में है ना चैप्टर एक रिलेशन एंड फंक्शन। तो फंक्शन में तो हम लोग पढ़ेंगे ही नो डाउट, लेकिन उससे पहले यहाँ के लिए मैं एक ये चीज़ बता देता हूँ डोमेन और रेंज क्या चीज़ होती है शॉर्टकट में। ठीक है, जैसे मानिए कि मैंने यहाँ पे लिखा साइन एक्स, है ना। ये क्या है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि नहीं। साइन एक्स क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ये साइन एक्स के लिए अगर मैं बोलूँ x इक्वल्स टू 30 डिग्री, अगर मैं बोलूँ x इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, x की जगह पे 30 डिग्री आ गई, हो गया 1/2, है ना। अगर मैं बोलूँ साइन 45 डिग्री, ठीक है, साइन 45 डिग्री, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/√2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कहने का मतलब है कि जो भी आप वैल्यू पुट करते हैं, जो भी आप इनपुट देते हैं ना, वो होता है डोमेन। ठीक है, ये होता है डोमेन, और जो वैल्यूज आपको निकल के आती है वो होता है रेंज। ठीक है,
तो इतना सिंपल समझिए, जो हम लोग इनपुट देंगे वो हो गया डोमेन, और जो वहां से हमें आउटपुट निकल के आ रही है वो होती है रेंज। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो फिर मैं इस चीज को हटा देता हूं अभी, ये सिंपल सा था डोमेन एंड रेंज। तो अब हम लोग को ये देखना है कि हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके डोमेन क्या होंगे और रेंज क्या होंगे। ठीक है, अगर जैसे हमें डोमेन और रेंज पता चल जाता है ना, तो फिर हमें ग्राफ बनाने में आसानी होती है। ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, कोई वैल्यू पुट करके उसका ग्राफ बनाते हैं ना, तो पहले वैल्यू तो पता चले, है कि नहीं? तो पहले वैल्यू जानने की कोशिश करते हैं सबकी। ठीक है, जैसे मानिए हमने यहाँ पे लिख दिया एक साइन एक्स। ठीक है, ये मैंने साइन एक्स लिख दिया। अब डोमेन मतलब ये बताइए कि साइन एक्स में हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं जो जिससे कि हमें आउटपुट निकले। और एक बात तो आपको पता होगा, साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होता है 1, है कि नहीं? हमने देखा था ना उस दिन, 0 से बढ़ते बढ़ते 1 तक जाता है और फिर 1 से फिर घटना शुरू हो जाता है कि नहीं? इसी तरह तो उसका एक्चुअली मिनिमम वैल्यू जो है वो होता है -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है +1, है कि नहीं? ये -1 से लेकर +1 तक चलती है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब -1 से +1 तक जाता है साइन एक्स का वैल्यू। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर -1 से लेकर +1 तक। ठीक है, तो अब ग्राफ में हम जो भी बनाएंगे ना, हमारा ग्राफ इस तरह बनना चाहिए सो डैट कि साइन एक्स का जो है वो ग्राफ हमेशा -1 और +1 के बीच में रिवॉल्व करता रहे। ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा ना ज़्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है कि नहीं? तो चलिए देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम पुट क्या कर सकते हैं, क्या पुट कर, देखिए यहाँ पे क्या पुट करना है क्या पुट नहीं करना है, इसका मतलब कि क्या इनपुट देना है क्या इनपुट नहीं देना है, ये इसके लिए भी एक आइडिया है। और आइडिया ये है कि आप हमारे पास जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये देखिए कि किस फंक्शन के लिए हमें इन्फिनिटी मिलता है, इनफाइनाइट, जो डिफाइंड नहीं होता है ना। जैसे कि साइन में अनडिफाइंड है क्या? बिल्कुल नहीं है। कॉस में है नॉट डिफाइंड? बिल्कुल नहीं है। टेन में है? हाँ है, टेन में है। आपका कॉसेक में है, सेक में है, कॉट में भी है कि नहीं? अनडिफाइंड, बाकी ये 2 को छोड़ के बाकी चारों में अनडिफाइंड है। तो हमें ये करना है ना कि जो भी हम इनपुट देते हैं किसी भी फंक्शन में, जो भी इनपुट देते हैं उस इनपुट से हमें ये निकाल के आना चाहिए कि ये ऐसा वैल्यू मत दो कि वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, है कि नहीं? तो इस चीज से बचना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जज करेंगे कि क्या ये साइन एक्स जो है इसमें अनडिफाइंड नाम का कोई चीज आता है वैल्यू? बिल्कुल नहीं आता है ही नहीं अनडिफाइंड नाम का। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, एनीथिंग, है ना। तो इसका डोमेन क्या हो गया, साइन एक्स का डोमेन हो गया बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, है ना, रियल। आप कुछ भी वैल्यू दीजिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? आप साइन एक्स में कुछ भी डोमेन दीजिए, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसका रेंज क्या होगा, तो भाई -1 से +1 के बीच में आएगा, है ना। ये हो गया डोमेन, ये हो गया आपका रेंज, राइट। ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही अगर मैं बोलूं cos x, ये तो 1 हो गया, ठीक है। ये दूसरा आ गया आपका cos x। अब ये cos x के लिए जो है ना, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर इसमें भी इन्फिनिटी होता नहीं है। अब जब इन्फिनिटी नहीं होता है तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, आर, कुछ भी वैल्यू दो, है ना, कुछ भी वैल्यू दो डोमेन में, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका रेंज हमेशा क्या होगा? इसका भी रेंज है सर, ये भी मिनिमम -1 मैक्सिमम +1, है कि नहीं? -1 से लेकर +1 तक चलेगी इसकी वैल्यू भी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब आएगी। अब दिक्कत कहाँ आएगी, ये देखो आप, अगर मैं बोलूं तीसरा tan x, है ना, अगर मैं बोलता हूं tan x, तो tan x के लिए जो है ना, इसका डोमेन क्या हो सकता है? रेंज अभी देखेंगे हम लोग, अभी रेंज देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं डोमेन, ठीक है। इसका डोमेन क्या हो सकता है? जबकि मैंने पहले बोल दिया कि tan x मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर नॉट डिफाइंड का केस आता है तो वहां पे थोड़ा हम लोगों को अवेयर रहना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि ये डोमेन है tan x। अब tan x को हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली लिख सकते हैं ना, sin x बाई cos x,
ठीक है। tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x, है कि नहीं। तो भाई साहब ये देखिए, अब ये अनडिफाइंड कब होता है, जब इसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। जब हमारा ये cos x जो है ये जीरो हो जाएगा तभी tan x अनडिफाइंड होगा ना। और तो कोई तो केस है नहीं कि ऊपर तो कुछ भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, नीचे अगर जीरो आ गया तो ये अनडिफाइंड हो गया। तो अब मैंने क्या बोला था कि हमें ये इनपुट देने से बचना है, ठीक है। हम कुछ ऐसा वैल्यू दे दे जिससे कि ये जो है ना ये कभी जीरो हो ही ना, ठीक है। तो अब ये किस चीज के लिए जीरो होता है, cos x। जैसे देखिए आपको पता है cos 90 हमारा क्या होता है, जीरो होता है। cos 270 हमारा क्या होता है, जीरो होता है। cos 450 हमारा क्या होता है, ये भी जीरो होता है। तो ये सब चीज को देखने के बाद ये पता चलता है कि हम लोग जब भी 90 डिग्री पे पहुंचते हैं, 90 डिग्री या फिर 270 पे जब भी पहुंचते हैं तो हमारा cos का वैल्यू जो है जीरो हो जा रहा है। वापिस से मैं जब 450 पहुंचता हूं तो हमारा cos का वैल्यू जो है जीरो हो जा रहा है कि नहीं। जब इसका जीरो है तो इसको अगर हम लोग एक जनरल तरीका निकालें तो ये क्या निकल के आता है पता है, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ऑड मल्टीपल मतलब क्या हुआ, एक बार मल्टीप्लाई किया है ना, एक बार, ये एक बार हुआ, ये दो और ये तीसरा, एक ऑड मल्टीपल हुआ, दो, ये इवन हो गया, इसको छोड़िए, तीन, फिर 5, फिर 7, फिर 9, है ना। तो मतलब ऑड में अगर जाता है तो फिर क्या होता है, कॉस जीरो हो जाता है कि नहीं। ऑड में गया तो कॉस जीरो हो गया। जैसे कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मतलब क्या है, 1 पाई बाई 2 मतलब 90, 3 पाई बाई 2 मतलब 270 और 5 पाई बाई 2 मतलब 450, है कि नहीं। तो ये ऑड मल्टीपल्स आ गए। तो इसको हम जनरली ये कर सकते हैं कि जब x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है तो cos x इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है नहीं। cos x इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा। तो अब यहां से ये देखिए, तो फिर इसका डोमेन क्या हो जाएगा। अब मैंने बोल दिया था कि इससे बचना है, ठीक है ना। तो इसका डोमेन हो जाएगा, भाई तुम कुछ भी वैल्यू पुट करो लेकिन ये वैल्यू पुट मत करना, ठीक है। x नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, है ना। ये मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली लिख दिया कि तुम कुछ भी पुट करो x के लिए, क्योंकि x के लिए इनपुट देते हैं ना, डोमेन तो x ही में जाएगा। तुम कुछ भी पुट करो लेकिन ये जो है ना x ये 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो फिर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जिससे कि हमें बचना है ना, डोमिनेंट रेंज में। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज वही माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो इसका रेंज हो जाएगा आपका रेंज बिलोंग्स टू R, है ना, रेंज बिलोंग्स टू R। इसको तो रेंज तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें क्या करना है कि इस वैल्यू से बचना है, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, ठीक है ना। साइन का बता दिया, कॉस का बता दिया, टेन का बता दिया। अब वापस आते हैं अपना कॉसेक में, है ना। तो कॉसेक अपना क्या होता है, ये कितना है, चौथा है, ठीक है, कॉसेक एक्स। अब जैसे हम कॉसेक एक्स की बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो ये होता है 1 बाई साइन एक्स। अब इसमें भी देखना है क्या कॉसेक एक्स में नॉट डिफाइंड होता है, तो बिल्कुल होता है, हमने देखा था उसी दिन, है ना। कॉसेक एक्स में नॉट डिफाइंड होता है। अब नॉट डिफाइंड कब होता है, जब ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तब होगा। अब आपको पता है कि ये डिनोमिनेटर जीरो कब होता है, जब हम साइन जीरो होता है, साइन 180 जीरो होता है, साइन 360 जीरो होता है कि नहीं, साइन फिर 540 जीरो होता है। अब देखेंगे ना, साइन जीरो इक्वल्स टू जीरो, साइन 180 इक्वल्स टू जीरो, साइन आपका ये क्या है, साइन 180, साइन 360 इक्वल्स टू जीरो, साइन 540 इक्वल्स टू जीरो। तो इस तरीके से जीरो। तो ये क्या है ना, ये x इक्वल्स टू n पाई है, पाई का मल्टीपल है n टाइम्स, ठीक है। n क्या है, तो n इंटीजर। यहाँ पे आप सोच रहे हैं n क्या है, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। n इंटीजर है, आप -1 -2 -3 1 2 3 कुछ भी पुट कीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे n क्या है, इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर।
अब देखिए, तो ये क्या हुआ, आप अगर पाई को n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, पाई को n क्या है कि कोई भी एक नंबर इंटीजर है ना, तो उसके लिए साइन क्या होता है, जीरो होता है। तो ये तो जीरो हमको करना नहीं है, तो हम इसका डोमेन में क्या लिखेंगे, इसका डोमेन हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस करेंगे x डज नॉट बिलोंग टू n पाई, है ना, और n क्या है, इंटीजर, ठीक है। ये हुआ, इसका रेंज क्या होगा, और इसका रेंज ये होगा कि cosec x के लिए रेंज क्या होता है, देखिए ये -1 से बड़ा होगा, है कि नहीं, सॉरी -1 से छोटा होगा, माय बैड, 1 से बड़ा होता है और -1 से छोटा होता है। इसका कई वैल्यू आपने ये -1 और 1 के बीच में नहीं देखा होगा, है ना, माइनस और 1 के बीच में देखा ही नहीं उसका वैल्यू। जो भी हमने वैल्यू देखा, आप जब भी वैल्यू निकालेंगे ना, तो इसका वैल्यू या तो -1 से बड़ा आएगा या फिर मतलब -1 से छोटा आएगा, सॉरी बार बार गलती, -1 से या तो छोटा आएगा या फिर 1 से बड़ा आएगा। मेरा कहने का मतलब है रेंज जो है ना इसका लेस देन इक्वल्स टू -1 या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू +1, ठीक है, ये याद करके रखिए। इसका क्या है, रेंज जो है -1 से छोटा होगा या फिर -1 होगा या फिर 1 या 1 से बड़ा होगा, ठीक है, इसका होगा ये cosec x के लिए। वैसे ही अगर हम बात करें अपना 5th वाला जो है sec x, है ना, sec x के लिए, अब sec x आपको पता है कि ये होता है 1/cos x। अब जैसे कि हमने पहले ही बता दिया cos x ये नेगेटिव, मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है कि x जो है वो जीरो कब होता है, 2n + 1 π/2 है ना, इसी के लिए जीरो होता है ना cos x के लिए, तो अभी बताया था मैंने। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं डोमेन जो है आपका, ये डोमेन जो है ये होगा डोमेन बिलोंग्स टू r, कुछ भी दो लेकिन -x डज नॉट बिलोंग टू 2n + 1 π/2, है ना, यही है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, वो तो लिखा ही था मैंने। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, और इसका भी रेंज है, रेंज बिलोंग्स टू आपका ये भी -1 से छोटा होगा और फिर +1 से बड़ा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमारा एक फाइनल बचता है कॉट का बचा ना। तो अगर मैं देखूं 6 का कॉट एक्स है ना, तो कॉट एक्स अपना क्या है, ये है आपका cos x/sin x। अब जैसे कि मैंने पहले बोला था कि भाई ये डिनोमिनेटर में ना, ये डिनोमिनेटर में अपने को जीरो नहीं चाहिए, है ना, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन बिलोंग्स टू r हो जाएगा माइनस, और जीरो नहीं चाहिए मतलब साइन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये x नॉट इक्वल्स टू n पाई, है कि नहीं, यही तो करना था हमें। जब x इक्वल्स टू n पाई होता है तो x नॉट इक्वल्स टू n पाई होगा, तभी तो ये नॉट डिफाइंड नहीं होगा, ये हो गया। और इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा r, है ना, रेंज आपका कुछ भी निकल के आ सकता है कि नहीं। ये तो हमने देख लिया डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी डोमेन और रेंज का केस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉट डिफाइंड के केस में आता है, ठीक है। जैसे कि साइन में नॉट डिफाइंड है क्या, नहीं है। कॉस में नॉट डिफाइंड है क्या, बिल्कुल नहीं है। टैन में हाँ है, कॉसेक में है, सेक में है और कॉट में भी है। तो नॉट डिफाइंड का केस एक स्पेशल केस बन जाता है, तो उसको हम लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं कि उसका डोमेन कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें वो नॉट डिफाइंड का वैल्यू दे, है ना, वहां तक पहुंचे, हमें ऐसा डोमेन देना ही नहीं है। तो हमें क्या करना है कि उन सारी वैल्यू से बचना है जिससे कि वो सारे फंक्शन नॉट डिफाइंड होते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं cosec x, तो cosec x के लिए क्या होता है कि 1/sin x होता है ना, और जैसे ही 1/sin x आया तो sin x डिनोमिनेटर में है, तो अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ इसका मतलब cos x अनडिफाइंड, तो हमें जीरो करना ही क्यों है, जीरो देना ही नहीं है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि
ये साइन एक्स के लिए जीरो कहाँ कहाँ पे आ सकता है, मतलब साइन एक्स कहाँ कहाँ पे जीरो दे सकता है। तो हमने देखा कि जब भी n मल्टीपल्स पाई होता है तब जीरो मिलता है। n क्या है, इंटीजर्स। जब भी आप n पाई करते हैं तो जीरो मिलता है। तो हमने क्या कर दिया कि भाई कुछ भी वैल्यू दो लेकिन n पाई नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, n पाई नहीं होना चाहिए। तो बस वैसे ही आपका tan x के लिए sin x में cos x आया ना, तो कुछ भी हो जाए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, राइट, इजंट इट। इसीलिए हमने क्या किया कि cos x के लिए जो जीरो बनाता है वो हमने निकाला 2n + 1 π/2, है कि नहीं। और हमने क्या किया कि भाई ये जो है ये हम पुट ही नहीं करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, डोमेन रेंज रियल नंबर्स कर दिया लेकिन सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस ये नहीं होना चाहिए बस, है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए बस। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं और अब फाइनली अब देखते हैं अपना ग्राफ्स। तो ये सब सारी चीज़ें तो क्लियर होगी। अब आते हैं ग्राफ पे, ठीक है। बारी बारी ग्राफ देख लेते हैं हम लोग, जितने भी हमारे 6 फंक्शन है सबके, और उसके बाद आज उतना ही पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं ये रब कर दे रहा हूँ अभी। और इसको हमने अभी रहने दिया ताकि आपको मैं वहां से बार बार रेफर कर सकूं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, तो सबसे पहले तो ग्राफ जब भी बनाते हैं तो हम लोग अपना एक बेस लाइन डिसाइड कर लेते हैं, है ना, डायरेक्शंस वगैरह। तो ये आपका एक्स माना गया, ये आपका वाई माना गया, ठीक है। मतलब यूँ समझिए कि डोमेन है और ये आपका रेंज है, ठीक है, ठीक है ना। ये आपका हो गया साइन एक्स का। अब देखिए आपको वैल्यूज पता होने, अब इसको हम ये टर्मिनेट कैसे करेंगे, मतलब पार्टीशन कैसे लगाएंगे, कैसे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे हम लोग ये बॉर्डर पॉइंट्स अपना, है ना, जो बॉर्डर है अपने पास। तो पहले सबसे पहला बॉर्डर क्या निकल के आता है, π/2, उसके बाद पाई, उसके बाद 3π/2, उसके बाद 2π। अब 2π के आगे भी जाना है क्या, तो क्यों जाना, फिर वही रिपीट होगी ना बार बार। तो वैसे इधर कर लेते हैं -π/2, -π, -3π/2 और फिर -2π, ठीक है। बाकी तो सब रिपीट होगा ही, है ना। अब देखिए अब वैल्यूज पुट करते हैं। ये क्या आपका 0 है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 0 के लिए कितना क्या होता है, साइन 0 0, है ना, साइन 0 0। और साइन 90 के लिए क्या होता है, 1 होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ और इधर -1 कर देते हैं, ठीक है। तो साइन 90 के लिए क्या होगा, 1 होगा। तो इसको हम ऐसे लेकर जाएंगे, ठीक है ना। साइन 90 के लिए क्या हो गया, ये 1 हो गया। अब ये क्या हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम 0 से ऊपर बढ़े तो ये 0 से बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंच गया, है ना। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, ये वैल्यू 1 से 0 तक आएगा फिर वापस, है कि नहीं। ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि हमने पहले बता दिया कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो 0 से जब 180 90 से जब 180 आएगा ना तो ये वैल्यू घट के 0 तक आएगी, ठीक है। ये आ गई 0 तक, समझ में आया क्या। ये यहाँ पे अभी कितना है, ये आपका 1, ठीक है। जब ये आ गया तो ये इसमें देखिए साइन क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था। तो हमें पॉजिटिव ही वैल्यू नहीं मिला, नेगेटिव तो मिला नहीं, है कि नहीं। अब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। अब नेगेटिव कैसे शो करेंगे हम लोग, तो जब ये 180 से ज़्यादा होगा, 180 से जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो ये 3π/2 270 के लिए फिर आके क्या होगा, वापस -1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ये आगे यहाँ पे -1 हो गया, ठीक है ना, ये -1। और फिर ये वापस यहाँ पे 2π पे जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हुई। यहीं पे दो फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव हो गया, है ना, 0 से π/2 और π/2 से पाई पॉजिटिव, और π/2 से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट और 3π/2 से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट। वहाँ क्या हो गया कि वहाँ अपना ये जो साइन जो है वो हो गया नेगेटिव, राइट, नेगेटिव हो गया। हमने नेगेटिव में उसको कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, फिर वापस -1 से लेकर 0 तक,
है कि नहीं। अब फिर ये ऐसे ही रिपीट करता रहेगा, ठीक है, ये आएगा आपका साइन का पास। वैसे ही अगर आप नेगेटिव आएगा तो ये फिर कैसे क्या आएगा यहाँ पे, -π/2 के लिए ये -1 हो जाएगा ऑफकोर्स, है ना, -1, और फिर वापस ये -π के लिए 0, और फिर इसके लिए ऐसे करके फिर वापस से ऐसे आ जाता है, ठीक है, ये फिर 1, ठीक है ना, जैसे उधर गया वैसे ही फिर ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। और जैसे -π/2 बोलेंगे, -90 बोलते तो क्या होता है, -1 होता है ना, तो -1 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका साइन का ग्राफ। वैसे ही फिर हम नॉर्मली कॉस का ग्राफ अगर बना दें, कॉस का ग्राफ, ठीक है, तो ये आपका हो गया cos x। तो cos x में क्या होता है कि फिर वही अपना टर्मिनल बनाइए, सबसे पहले टर्मिनल बनाइए, थोड़ा हम इसको cos x यहाँ पे लिखते हैं, cos x टर्मिनल बनाया हमने कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा, और इसमें क्या कर दिया हमने, इसको कर दिया 1, इसको कर दिया -1, ये कर दिया अपना, फिर वही टर्मिनल पॉइंट सब वही π/2, है ना, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π, वैसे ही इधर -π, और फिर ये -3π/2, सॉरी -π/2, और ये -π, ये -3π/2, और ये -2π, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो cos 0 के लिए वैल्यू 1 होता है और cos 90 के लिए 0 होता है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक घटते हुए गया, ठीक है, 0 से 90 डिग्री तक ये डिक्रीज होते हुए गया 0 तक। अभी तक पॉजिटिव था, भले ही डिक्रीज हो रहा लेकिन पॉजिटिव तो था ना, लेकिन अब जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, जैसे कि 90 से 180 में जाता है ये, तो ये अब घटना शुरू होता है, ठीक है, नेगेटिव में जाना शुरू होता है। नेगेटिव में कहाँ से कहाँ तक जाएगा यहाँ के लिए, तो यहाँ से शुरू 90 से 180 तक के लिए ये ऐसे डिक्रीज होते हुए ये 0 तक पहुँचेगा, ठीक है, क्योंकि cos 180 0 है कि नहीं, सॉरी cos 180 1, माई बैड, ये 0 से लेकर फिर -1 तक जाएगा ना, cos 180 -1 हो गया। और फिर वहाँ से ये क्या होगा, फिर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 180 से 3π/2 अभी भी नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन यहाँ से क्या होगा, ये ग्रोथ करना शुरू करेगा, ठीक है, 3π/2 पे आके क्या होगा, ये 0 हो गया। अब जैसे ही ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो कॉस का पॉजिटिव है ना, उसका अपना घर है, तो यहाँ पे फिर ये पॉजिटिव बनाएगा, और ये 2π के लिए यहाँ पे फिर ये 1 का वैल्यू अटेंड कर लेता है, ठीक है, ये फिर आगे ऐसे ही इधर जाएगा। वैसे ही हम फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, राइट, cos π/2 के लिए 0, और फिर cos -π के लिए -1, और फिर ये वापस cos 3/2 के लिए 0, और फिर ये ऐसे करके ऐसे जा सकता है ना। ये ग्राफ समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं tan का ग्राफ, ठीक है, tan में क्या क्या होता है। चलिए हम इसको अब रब कर दे रहे हैं। और tan जो है मेरा 3rd नंबर का है tan, तो मैंने यहाँ पे कर दिया tan x, ठीक है। अब tan x के लिए फिर अपना टर्मिनल बना लेते हैं हम, है कि नहीं, टर्मिनल। और टर्मिनल जैसे ही बनाया तो सबसे बॉर्डर पॉइंट ये 0, ये π/2, ये π, 3π/2, ये 2π, ये फिर -π/2 के -π, ये -3π/2, और ये फिर -2π, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे हम tan 0 बोलते हैं, तो tan 0 का वैल्यू क्या होता है सर, tan 0 = 0, और tan 90, अब यहाँ पे जब भी हम ग्राफ में हमको नॉट डिफाइंड दिखाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, सारे बॉर्डर पॉइंट्स को ना डॉट 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 से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हुआ, क्योंकि हमने ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइंड का केस निकल के आने वाला है, ठीक है, इसीलिए हमने ऐसे कर लिया पहले ही, ठीक है ना। अब देखो, अब tan 0 क्या होता है, 0, और 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, और tan 90 अनडिफाइंड। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से इसको ऐसे करते हुए इसको हम अनडिफाइंड तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। अब ये चीज़ का ख्याल करना है
कि ये 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो हमने पॉजिटिव कर दिया, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, tan नेगेटिव होता है और tan 90 अनडिफाइंड है और tan 0 0, tan 180 0 है ना, तो या फिर नेगेटिव भी होना है और 0 तक भी पहुंचना है, तो ये कैसे जाएगा फिर, ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये आपका नेगेटिव से ऐसे निकल के ना ये यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है, नेगेटिव से 180 0 तक। अब जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे तो अब थर्ड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव है ना, tan 180 0, अब 0 से 270 तक तो ये पॉजिटिव है ना, तो कहाँ तक फिर tan 270 और नॉट डिफाइंड, तो फिर ये ऐसे करके ऐसे गया, कोई दिक्कत। वैसे ही ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको ऐसे नीचे लेके आ सकते हैं, ठीक है, tan माइनस 90 मतलब tan माइनस इसमें गया, इस क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नॉट डिफाइंड होता है बिल्कुल, वापस से ऐसे ही, तो फिर ये भी ऐसे हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है ना, तो फिर ये हो गया और वापस से फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे करके फिर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये इस तरीके से ग्राफ निकल के आ जाती है हमारे सामने tan के लिए। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत नहीं, बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी हम नॉट डिफाइंड केस की बात करें तो हर बॉर्डर पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, एक डॉट 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 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उससे काम आसान हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। tan का हो गया, अब कॉट का भी थोड़ा इसी में कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नहीं छोड़िए कॉट का भी करते हैं, फिर उस जब एक सिस्टमेटिक तरीके से जा रहे हैं तो सिस्टमेटिक तरीके से ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉट का मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि कॉट का भी सेम इसी तरह का ग्राफ बनता है, थोड़ा सा बस डिफरेंस जैसे कि साइन और कॉस में होता है ना, वो इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ही हम बोले कि cosec x, ठीक है, अपना फोर्थ वन cosec x, ठीक है, cosec x। अब cosec x में क्या होगा ना, सबसे पहले बॉर्डर पॉइंट π/2 पाई 3π/2, फिर ये 2π, इधर अपना -π/2 -π -3π/2 और फिर ये -2π, ठीक है, और ये 1 और -1। अब देखिए cosec x मैंने क्या बोला था, इसका -1 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब इन दोनों के बीच में तो वैल्यू इसका आएगा ही नहीं, है कि नहीं, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अब जैसे कि इसमें नॉट डिफाइंड केस होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बॉर्डर पॉइंट को डॉट 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 कर लेते हैं, ठीक है, सारे बॉर्डर पॉइंट को डॉट 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 मैंने कर लिया है ना, इसको कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया। अब देखो सबसे पहला 0 से π/2 cos x पॉजिटिव है ना, cos x 0 क्या होता है, cos x 0 क्या होता है, 1/sin 90 है ना, 1/sin 90 होता है, सॉरी 1/sin 0, माई बैड, cos x 0 मतलब 1/sin 0 और 1/sin 0 नॉट डिफाइंड, इसका मतलब ये 0 पे ही क्या हो गया, ये नॉट डिफाइंड हो गया, राइट, 0 पे क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड होगा, मतलब ये यहाँ से ऐसे वापस आएगा, है कि नहीं। और जब ये 90 डिग्री पे पहुंचेगा ना, जब ये बॉर्डर पे पहुंचेगा तो 1/sin 90 क्या होता है, तो 1, है कि नहीं, तो यहाँ से आएगा ये ऐसे, ये 1 तक आ गया, ठीक है, अभी 1 तक आ गया ये वैल्यू, cos x का भी 1 तक ऐसे आ गया, ठीक है। अब π/2 से π ये भी तो पॉजिटिव है कि नहीं, ये भी तो सेकेंड क्वाड्रेंट, ये भी तो cosec के लिए पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ से फिर ग्रो करना शुरू करेगा, cosec 91 और फिर cosec 180 तक अनडिफाइंड, तो ये पूरा फिर अनडिफाइंड चला गया, है कि नहीं। अब जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में हम आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो क्या हो गया, अनडिफाइंड से लेकर फिर 0 तक, है कि नहीं, सॉरी अनडिफाइंड से लेकर 1 तक cosec 270 -1 है ना, तो ये क्या करेगा, ये फिर अनडिफाइंड से लेकर यहाँ पे फिर -1 तक आएगा और फिर इसका नेचर ये होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में नेगेटिव है, और नेगेटिव में कहाँ तक है, नेगेटिव से -1, मतलब ये इन्फिनिटी से -1, इस वैल्यू के लिए cosec इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी मैंने किया, और 270 के लिए -1 होता है तो मैंने -1 भी किया, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट भी नेगेटिव है cosec के लिए, तो क्या हुआ, ये फिर नेगेटिव में ही -1 से फिर इन्फिनिटी तक cosec 360 इन्फिनिटी होता है, वो इन्फिनिटी तक चला गया, ठीक है,
ये हुआ। वैसे ही अगर हम इसकी की सेम बात अगर इधर करें तो फिर ये ऐसे निकल के आता है ना, है कि नहीं, ऐसे निकल के आया ये। क्योंकि अगर मैं ये क्या हुआ, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे आया। और फिर वापस जब इसमें आते हैं इधर तो फिर ये वापस 1 से ऐसे, है कि नहीं। तो ये आपका ये एक, अगर आप एक चीज बना लेते हैं ना तो ये फिर बनाना आसान होता है, जस्ट उसी का ऑपोजिट करते जाना है, ठीक है। ऑपोजिट क्या आप नॉर्मली भी देखेंगे, जैसे कि हम 0 से -π/2 गए, 0 से -π/2 गए, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना अपना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भाई हम ये तो करेंगे -∞ से -1 तक जाएंगे, और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में फिर -1 से फिर इन्फिनिटी, -1 से फिर इन्फिनिटी, है ना। तो ये हो गया cosec x का ग्राफ, ठीक है। और फिर फटाफट हम लोग नोट तो कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। अब हम फटाफट sec x का आगे भी ग्राफ निकाल के देख लेते हैं, है ना, sec x का ग्राफ। चलिए, तो यहाँ पे मैंने किया sec x, राइट। अब sec x का जैसे हम बात करते हैं तो sec x के लिए भी वही सेम चीज अब ड्रॉ कीजिए। ये आपका फिर π/2 सॉरी π/2 पाई 3π/2, ये 2π, ये -π, ये -π/2 -π -3π/2 और फिर ये -2π, है कि नहीं, ये 0 हुआ। sec x की बात करें फिर ये 1 और -1 कर ही देते क्योंकि इसका वैल्यू -1 से छोटा होता है और 1 से बड़ा होता है कि नहीं। अब इसका वैल्यू देखेंगे हम तो sec 0, सबसे पहले sec 0 बराबर क्या होता है 1/cos 0 और cos 0 1, इसका मतलब ये 0 के लिए इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, इसमें नॉट डिफाइंड कैसे आता है, तो सबसे पहले हम इसको डॉट डॉट कर लेते हैं, ठीक है। डॉट डॉट मैंने सबसे पहले कर लिया ताकि हमें इसको रिप्रेजेंट करने में आसानी होगी, ठीक है। तो sec 0 के लिए वैल्यू 1 हुआ। अब sec 90 के लिए क्या होता है, तो sec 90 के लिए होगा 1/cos 90 और cos 90 होता है 0, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, है ना। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये होगा आपका ऐसे, है कि नहीं, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका गया sec 0 हुआ आपका 1/cos 0 और 1/cos 0 cos 0 इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया आपका 1। और sec 90 कितना होता है अनडिफाइंड, तो ये हो गया अनडिफाइंड की तरफ चला गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही ये -π/2 से π से π के बीच में आया, π/2 से π के बीच में जैसे ही आया ये, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये इन्फिनिटी से फिर ये 180 -1 तक जाएगा, 180 तो sec 180 बराबर -1 और sec 90 बराबर इन्फिनिटी, तो नेगेटिव में चलना है इसको, तो क्या करेगा ये इन्फिनिटी से आकर यहाँ पे -1 तक रुक जाएगा और फिर वापस ये क्या करेगा ऐसे करेगा, है कि नहीं। और दूसरी बात 0 से -π/2 जैसे हम बात करेंगे इधर, तो ये इसके लिए पॉजिटिव बनाता है, तो फिर ये पॉजिटिव में ऐसे चला जाएगा, है कि नहीं, ये टच नहीं करेगा, वापस करके ऐसे जाता है ग्राफ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये हुआ। फिर वापस वैसे ही ये 3π/2 होगा। 3π/2 से 2π में जब जाता है तो क्या करेगा, ये प्लस ही बनाएगा ना, 3π/2 से 2π, तो ये तो भाई यही क्वाड्रेंट आया ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हुआ। और फिर वापस यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये -π/2 से π थर्ड क्वाड्रेंट, तो फिर वापस यहाँ पे ऐसे करके ये ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, बस इसको देखना है कहाँ पे पॉजिटिव होता है कहाँ पे नेगेटिव होता है वो देखना है, और आपको बॉर्डर पॉइंट्स का वैल्यू पता करना है और सिंपल ग्राफ ड्रा करना है। लेकिन उससे पहले आपको एक रफ नॉलेज होना चाहिए, रॉ नॉलेज होना चाहिए डोमेन एंड रेंज का भी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अपना आज का लास्ट ग्राफ जो कि है cot x का ग्राफ, ठीक है। ये अपना cot x है ना, जो कि आज का लास्ट ग्राफ है cot x, ठीक है।
अब कॉट एक्स के लिए वही फिर नॉर्मली हम लोग ड्रॉ करते हैं 0 π/2 पाई 3 π/2 और ये 2 पाई, ये आपका फिर -π/2 -π -3 π/2 और ये फिर आपका -2 पाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब कॉट में भी और नॉट डिफाइंड का केस आता है तो सबसे पहले बॉर्डर पॉइंट को हम डॉट 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 से डिनोट कर ही लेते हैं। साइन कोस को छोड़ के तो सब में आ ही रहा है, तो सब में आपको ये करना ही है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कॉट 0 है ना, कॉट 0 बराबर वैल्यू कितनी होती है कि नहीं, तो कॉट 0 बराबर आप बोलोगे सर कॉट 0 बराबर 1/tan 0 और tan 0 0, तो ये अनडिफाइंड है कि नहीं, तो कॉट 0 अनडिफाइंड तो हुआ और कॉट 90 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 है कि नहीं, कॉट 0 अनडिफाइंड, कॉट 90 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये आएगा ऐसे है कि नहीं, ये ऐसे। अब जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो नॉट डिफाइंड से हमें ये सॉरी 0 से हमें क्या करना है, 0 से हमें पहुंचना है ये कितना 1 तक, ये कॉट 90 0 और 0 से हमें सॉरी अनडिफाइंड तक पहुंचना है ना वापस, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये नेगेटिव होगा कॉट, तो ये क्या जाएगा, ये जाएगा वापस ऐसे है कि नहीं, ये हुआ। अब जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में हम पहुंचेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में सर ये तो पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो ठीक है, कॉट 180 अनडिफाइंड है तो अनडिफाइंड से लेकर कहाँ तक जाएगा, फिर 0 तक जाएगा, पॉजिटिव बना दिया ना हमने, फिर थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर नेगेटिव, बस वही चलेगा फिर यहाँ पे फिर यही चलेगा है कि नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव और थर्ड क्वाड्रेंट फिर पॉजिटिव, बस यही चलते रहेंगे है कि नहीं। इस तरह से ये कॉर्टेक्स का ग्राफ भी बन के क्लियर हो गया। ये सब करने में उतना टाइम नहीं लगा, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही आपको ग्राफ का नॉलेज दे दिया था साइन कॉस में, और उसके बाद थोड़ा बहुत टेन में, तो टेन और कॉट का सिमिलर है, कॉसेक और सेक का सिमिलर था है कि नहीं। तो ठीक है, फिर आज के हमारे सेशन में इतना ही रहने देते हैं, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और आप लोग देखिए समझिए, कुछ भी डाउट होगा तो हमसे जरूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। ठीक है, कि जिसको भी जरूरत है वो कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिल जाएगा यहाँ से, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स की कंप्लीट ट्यूटोरियल मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया उसको बिल्कुल खत्म करेंगे और 11th 12th सारी चीजें कंप्लीट तरीके से पढ़ाएंगे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। और उसके बाद हम जेईई का भी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग के लिए। फिर बाकी एनडीए, कोस्टल गार्ड ये सब के लिए तो चल ही रहा है ना, सीडीएस के लिए भी चलेगा। तो फिक्र मत कीजिए, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री में आपकी पढ़ाई होगी यहाँ पे। चलिए, तो आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।